हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आया हूं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंसाइटफुल चीजें शेयर करने के लिए। हमारी एक स्टूडेंट है अदिति, जिसका इकोनॉमिक लॉ में 90 मार्क्स का स्कोर आया है और उसका फाइनली पेपर आ गया है, इवैल्यूएटेड कॉपी। और वो मैं देख रहा था तो मैंने सोचा आपको बहुत सारी चीजें जो मुझे ऐसी आए पसंद आई, जिससे मेरे को समझ आया क्यों इसको 90 मार्क्स आए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ओपन बुक एग्जाम में तो आप लोगों का मिनिमम टारगेट ये होना चाहिए कि 70 मार्क्स आ जाए, ताकि आप लोग अगर 70 मार्क्स ला रहे हैं तो आप लोग उसको बेसिक एग्जामिशन मानना, और उसके ऊपर जो आ जाए वो आपके सेकेंड ग्रुप को या पूरे बोथ ग्रुप को संभालने में हेल्प करेगा। अब आप जैसा कि देख सकते हैं, ये स्टूडेंट का जो है टोटल मार्क्स 60 में से इनको मार्क्स आए हैं 52, मतलब इनको डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में सिर्फ 8 नंबर कम यानी कि 52 मार्क्स आए हैं। मतलब बाकी जो बचा हुआ इनका एमसीक्यू वाला पार्ट था उसमें इनको 38 मार्क्स आया है। दैट मींस दैट 40 में से 38 मार्क्स आए तब जाके टोटल 90 होता है। 40 में से 38 मार्क्स मतलब आपने सिर्फ एक एमसीक्यू की गलती की। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने बोलूंगा कि एमसीक्यूज कितने इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप अगर एमसीक्यूज में 40 में से 38 स्कोर कर लेते हो तो लगभग पास तो हो ही जाते हो आप। तो इकोनॉमिक लॉ में पास तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो आपको 40 में से 38 स्कोर करना है, बट 40 में से 38 स्कोर करने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि 100% आपके चैप्टर्स कवर हुए हैं। आप कोई भी सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आएगा जो आपको पता ही नहीं कहां है, तो आप उसको एग्जाम हॉल में कहां ढूंढोगे, और इतना ज्यादा टाइम आप ढूंढने उंडने में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और आपको 100% केस स्टडीज भी सॉल्व करके जाने चाहिए। उसके बाद आ जाता है सर डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में। तो एक बच्चे बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं सर कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट में जो आंसर है उसको हमको थोड़ा अपने लैंग्वेज में लिखना चाहिए कि कॉपी पेस्ट करके उतार दे तो मार्क्स मिल जाता है। जैसा कि ये पेपर में देख पा रहा हूं, इसमें इन्होंने आंसर जो है दोनों मिक्स करके लिखा है। मतलब जितने भी रेफरेंसेस है, जैसे कि आपको एक हाईलाइट दिखाता हूं, यहां पे इन्होंने लिखा है जो पहला आंसर लिखा है इन्होंने क्वेश्चन 2.6 उसका पार्ट 1। यहां पे इन्होंने मास्टर डायरेक्शन का नंबर दिया और मास्टर डायरेक्शन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक पॉइंट बता दूं बेटा, क्लास में मैं इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कवर करता हूं, कवर किया है, और अभी भी जो आपको जो बच्चे ले रहे हैं जिनको रिकॉर्डिंग मिल रहा है उसमें पूरा पूरा कवर्ड है। अब बच्चे ये पूछते हैं कि सर हमको ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है हमारे आईसीआई मॉड्यूल में है, वो हमको करना चाहिए क्या? तो मैं कहता हूं हाँ कर लो उसको। तो बच्चों को कभी कभी क्या लगता है कि पेपर 4 का कंटेंट है, रिकॉर्डेड है, तो सर ने दे दिया। नहीं बेटा, पेपर 4 का ये कंटेंट है, पर ये चीज आपके बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी वापस से एग्जाम में आ गया। तो जो बच्चों को ये कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रहती है ना, उन्होंने उसको सबसे पहला आंसर बनाया है अपना। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपके 6D के मॉड्यूल में नहीं है, पर पेपर 4 के मॉड्यूल में है, पर 6D के केस स्टडीज में है। केस स्टडीज मतलब जो आईसीआई का केस स्टडी बुकलेट है। तो इससे क्लियरली पता चलता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद सर आप देखो, अगर इसका आंसर देखोगे तो जैसे मास्टर डायरेक्शन का रेफरेंस नंबर है वो उन्होंने कॉपी किया, मतलब वो उन्होंने लिखा। उसके अलावा अगर आप एग्जाम आंसर पढ़ोगे, अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया में मेक अ पेमेंट in rupees towards meeting expenses on account of booking lodging and services relating thereto, or travel to and from and within India of a person resident outside India who is on a visit to India। दोस्तों, ये मेरे को आंसर पढ़ के ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पूरा कॉपी तो किया है, बट एट द सेम टाइम इन्होंने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है, चीजों को एकदम स्मूथ क्लीन रखी है, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में परेशानी ना हो। हम लोग कुछ लोग क्या करते हैं, एक एक आंसर को एक एक पेज के समेटने के चक्कर में इतना कॉम्प्रेस करके लिख देते हैं। अरे पेज का खर्चा अपना लग रहा क्या? जो लगना था वो लग गया ना। देखो ना, एक लाइन छोड़ छोड़ के कितना प्यारा प्रेजेंटेशन उन्होंने किया है। उसके बाद आप देखो सेकंड वापस से एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मींस एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट करके इन्होंने रेलेवेंट डेफिनेशन दिया। Here in the case study all the expenses incurred by this for which this therefore इन्होंने conclusion। तो सर प्रेजेंटेशन देखो, पहले इन्होंने प्रोविजन लिखा, फिर इन्होंने गिवन केस स्टडी लिखा, फिर इन्होंने कंक्लूजन लिखा ना अपने हिसाब से। भले इन्होंने हेडिंग नहीं डाला यहाँ पे, भले यहाँ पे इन्होंने हेडिंग नहीं डाला कंक्लूजन, पर यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन लिखा। तो ये सीक्वेंस में जैसे कि आप पेपर 4 लॉ के आंसर्स प्रेजेंट करते हो, वैसे ही आपने यहाँ पे आंसर प्रेजेंट किए हैं, तो इससे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो सर देखो, कॉपी पेस्ट तो करना है, पर साथ में अपना दिमाग लगाना है। रेलेवेंट प्रोविजन में एब्सोल्युटली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इस तरीके से मैं ऑफ कोर्स आपको सारे आंसर तो नहीं पढ़ाऊंगा, पर ये जो आंसर शीट है मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप इसको एक बार जरूर स्क्रॉल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। अभी रुको जरा, सब्र करो, थोड़ी और चीजें बताता हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं सर 52 आउट ऑफ 60 आने का क्या राज होता है। 52 आउट ऑफ 60 आने का सबसे पहला राज होता है बेटा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। आपने 60 मार्क के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होने चाहिए। अब मैंने क्या किया, इनको जो जो क्वेश्चन में मार्क्स कम मिले वो भी मैंने इवैल्यूएट किए, जैसे कि आपका 16
1.6 1 सी हो गया, 1.6 सेकंड हो गया। ये सारे क्वेश्चंस जब मैंने इवैल्यूएट किए तो मैंने देखा एक एक नंबर जो इनको कम मिल रखे हैं वो एज सच कोई मेजर रीजन नहीं है उसका। उन्होंने अगर मान लो थोड़ा सा कटिंग वटिंग कर दिया है वहां पे, तो लोगों ने थोड़ा सा बोले यार काटा है कुछ तो गलत होगा करके उन्होंने डर करके कम दे दिए शायद। बट प्रेजेंटेशन वाइज इनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखा मेरे को एज सच, और प्रोविजन इन्होंने वैसे ही उठा करके लिखा है। उसके अलावा सर अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन था जिसमें इनको बहुत काफी मार्क्स कटे हैं, वो क्वेश्चन की वजह से इनका मेजरली मार्क्स कट गया। बट अदरवाइज आप देखो इन्होंने पूरे सारे 15 मार्क अटेंड किए थे, 13 नंबर मिल गए। 15 मार्क्स अटेंड किए थे 14, 15 में से 12, और इनको फिर वापस से ये फोर्थ क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, और फिफ्थ में 15 में से 13। तो सर लगभग सारे आंसर्स में इनको फुल फ्लेजेड मार्क्स मिले हैं। पर बेटा अगर 60 मार्क्स का आंसर आप पूरा एडी चोटी का जोर लगा करके दम से नहीं लिखोगे, आखिरी मिनट तक पेपर के आप आंसर्स अगर प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं करोगे, so how will the examiner give marks? So the first point is you have to attempt 60 marks. In order to be able to attempt 60 marks, you should know the answers, you should know the concepts. हाँ मैं मानता हूं पिछले अटेम्प्ट में केस स्टडीज जो है 2 उठ करके आ गए, पर बेटा 2 उठ करके आने के बाद भी हर किसी को तो 90 नहीं आया ना। बहुत सारे पेपर ऐसे भी है जिनको 45-50 आए हैं। क्यों? जब 2 केस स्टडी उठ के आए हैं तो क्यों ऐसा हुआ? आप अपने सेकेंड ग्रुप में अगर आप फर्स्ट ग्रुप प्लस इकोनॉमिक लॉ जा रहे हो या सेकेंड ग्रुप प्लस सेकेंड ग्रुप दे रहे हो सिर्फ, तो यार एक ग्रुप में एक सब्जेक्ट जो इतना कम मांगता है तुमसे, एक बार क्लासेस करने के बाद वो मुश्किल से आपसे 4 दिन मांगता है, उतने में तो उतनी मेहनत तो अपन कर सकते हैं ना। इकोनॉमिक लॉ में 75-80 बेयर मिनिमम लाने की कोशिश करो दोस्तों, उससे कम सोचना ही पाप हो जाएगा अपने आप में। तो तुम लोग मेरे को कमेंट में ये लिख करके बताओ कि आई विल स्कोर 80 प्लस इन माई इकोनॉमिक लॉ। मैंने बोला था 70, पर 70 तो मैंने बेसिक बोला था, आप 80 प्लस लाओगे ये आप कमेंट पे लिख करके बताओ। और आप लोगों को अगर क्लासेस चाहिए तो एकदम नॉमिनल रेट पे 3000 रुपीज पे आपको पूरे क्लासेस अवेलेबल है, जिसके साथ पूरा मटेरियल का सॉफ्ट कॉपी मिलता है। और अगर आप लॉ के क्लासेस के साथ लेना चाहो तो आपको सिर्फ 7000 में दोनों मिल जाते हैं, पेपर 4 का भी लॉ, इकोनॉमिक लॉ भी। तो और उसके साथ इतने सारे सर्विसेज अलग। आप समझो कि आप लोगों को जो भी चाहिए वो करो, बट इसमें आपको 80 प्लस आना चाहिए। आगे आने वाले वीडियो में वापस एग्जाम जब करीब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली क्या क्या मटेरियल्स आपको लेके जाने चाहिए। और वैसे क्लास में मैंने बताया भी है पूरा, तो प्रिंटिंग मार करके पढ़ाई शुरू कर दो, बहुत ज्यादा इंतजार मत करो। इसी तरह का और वीडियो लाता रहूंगा मैं आप लोगों के लिए, तो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल और मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज सीए शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ।